वेलकम टू वास्टलेक क्लासेस। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं केमिस्ट्री के चैप्टर 12 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला को क्या कहते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया की क्या क्या विशेषताएँ हैं। इस सारी चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सबसे आसान शब्दों में केमिस्ट्री समझ में आएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इट मीन्स कि इस चैप्टर में पूरी तरह से आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में, जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में जिस क्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये डिफिनेशन है और डिफिनेशन से तो समझ में आएगा नहीं, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कैसे आप इसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। आप इक्वेशन से समझिए। देखिए, फिजिक्स को हम दैनिक जीवन में देखते हैं तो उसको आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को हम नहीं देख पाते, इसलिए उसको ज़रूरी होता है कि आप इक्वेशन से समझिए। इक्वेशन से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला देखिए CaCO3, जिसको चूना पत्थर का सूत्र होता है। जैसे ही इसको गर्म किए तो CaO काली चूना तथा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इट मीन सर ये एक पदार्थ था। CaCO3 क्या था? एक पदार्थ था। अभिक्रिया किया और दो पदार्थ में टूट गया। ठीक है, यहाँ पे एक पदार्थ है और एक से अधिक में टूटकर निर्माण कर दिया। यहाँ देखेंगे तो दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके जल बना दिया H2O। ठीक है, तो वही चीज़ लिखाए हैं, एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक होता है। और जिस क्रिया के फलस्वरूप जो ये निर्माण कर रहा है, यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है और इसमें देखेंगे तो दो पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो जिस क्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है उस क्रिया को ही, उस अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, दोनों का गुण अलग अलग होता है। जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है भविष्य का ईंधन है। भविष्य का ईंधन करने का मतलब हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलता है। तो हाइड्रोजन का अलग गुण हो गया कि खुद जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलता है तो इसका अलग गुण हो गया। लेकिन इससे जो बना है अभिक्रिया करके H2O, इसका गुण अलग होता है। ये जल होता है, जो जलता है उसी को बुझा देता है। तो दोनों का अलग गुण हो गया। हाइड्रोजन जो खुद जल रहा है, ऑक्सीजन इसके उपस्थिति में कोई पदार्थ जल रहा है, और जो जल रहा है उसी को ही बुझा दे रहा है जल, तो दोनों का गुण भिन्न हुआ। तो उसी तरह से हम डिफिनेशन को बहुत आसान शब्दों में जो आपको समझ में आएगा उसी चीज़ को निचोड़ लिख दिए हैं कि जब एक या एक से अधिक, यहाँ पे देखेंगे तो CaCO3 चूना पत्थर एक पदार्थ था, या फिर एक से अधिक, इस इक्वेशन में देखेंगे तो एक से अधिक भी है। तो जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में जिस क्रिया का फलस्वरूप, जो क्रिया करके दूसरे पदार्थ को निर्माण कर रहा है उस क्रिया, उसी को बोल रहे हैं क्रिया। तो जिस क्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला, गुण दोनों का चेंज हो जाएगा, इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग है। अभी हम आपको समझाएं। तो भिन्न गुण वाला रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहते हैं, तथा रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। याद करना बहुत आसान है। अभिक्रिया में भाग लेना है इसलिए अभिकारक कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं KClO3 गर्म किए, KCl+O2 हो गया। एक पदार्थ था, दो में टूट गया। दोनों का गुण अलग अलग होता है। तो भाग कौन ले रहा है? जो तीर चिन्ह के बाएं साइड रहेगा वो अभिक्रिया में भाग लेता है, और अभिक्रिया में जो भाग रहेगा उसको अभिकारक कहेंगे। ठीक है, आज से अभिक्रिया में भाग लेने वाला और अभि से अभिकारक, याद हो जाएगा। सर तीर के बाएं साइड जो रहता है उसको हम कहते हैं अभिकारक, क्योंकि वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और प्रतिफल यानी कि प्राप्त हो रहा है तो प्रतिफल, आप याद रिलेट करके याद दीजिए। सर प्राप्त हो रहा है, जो तीर चिन्ह के दाईं तरफ जो रहेगा उसको हम प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त से प्रतिफल याद रखिए। तो KClO2 क्या है यहाँ पे हो गया? प्रतिफल। और KClO3 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया आपको? अभिकारक हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप इस इक्वेशन में बता सकते हैं Mg+HCl क्या है। तो Mg+HCl अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसलिए अभिकारक होगा। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। आप रिलेट करके याद रखिएगा, प्राप्त से प्रतिफल और भाग लेने वाला को अभिकारक कहते हैं। तो इसी तरह से AgCl2+H2 दोनों प्रतिफल हो गया। ये भी प्रतिफल है और ये भी प्रतिफल है। आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया में भाग लेने वाला को अभिकारक और प्राप्त होने वाला प्रतिफल को कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आपको इस इक्वेशन में बताना है कि
प्रतिफल कौन है, हम आपको बता देते हैं। इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्योंकि तीर चिन्ह के बाईं ओर जो होता है अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ Al जो है ये भी अभिकारक है, और H2SO4 ये भी अभिकारक है। लेकिन जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ये दोनों चीज़ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्रतिफल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बताइए कि इसी इक्वेशन में H2 क्या है, अभिकारक है कि प्रतिफल है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए अब समझते हैं रासायनिक अपक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अपक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है कि रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होता है। जब रासायनिक अपक्रिया करेगा, दो रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो उससे गैस की उत्पत्ति होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो आप इसको इक्वेशन से समझते हैं। देखिए जिंक है प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को उत्पत्ति करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये जो है गैस को डिनोट किया जाता है, और नीचे की ओर आएगा तो अवक्षेप का डिनोट किया जाता है, जो कि आगे चलकर आप इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपको इतना नॉलेज होगा, 9th क्लास में पढ़ा हुआ कि हाइड्रोजन एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा हो कि हाँ सर, अभिक्रिया जैसी कोई करता है तो अभिक्रिया का फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। और यहाँ से आप समझिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड को गैस देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हो रही है। किसे, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप। इन दोनों में रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, आपको हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया होकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। आपको ऐसे कभी नहीं याद करना है कि रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है। तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि गैस की उत्पत्ति होता है, ना कि हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसलिए आपको भी याद ऐसा नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि गैस की उत्पत्ति होता है, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप पहला है कि गैस की उत्पत्ति होता है। दूसरा इसका विशेषता है कि रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अगर रासायनिक अपक्रिया होगा तो पहला तो हो गया कि गैस बनेगा, और दूसरा रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। सर अवक्षेप क्या होता है, तो देखिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से अलग हो जाता है, उसको हम अवक्षेप बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि विलयन में जो यूज वाला चीज़ नहीं रहता है वो ठोस पदार्थ में रहता है और वो अलग हो जाता है विलयन से, उसको बोलते हैं अवक्षेप। जो खराब पदार्थ होता है ना, उसको अवक्षेप बोलते हैं। जैसे देखिए NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसी AgNO3 के साथ अपक्रिया करेगा तो AgCl प्लस में NaNO3 बनेगा। तो जो AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। अवक्षेप कैसा अवक्षेप बनता है, तो सफ़ेद अवक्षेप। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड कैसा अवक्षेप होता है, तो हो जाएगा वो सफ़ेद अवक्षेप होता है। ये जो नीचे की ओर तीर चिन्ह रहा है इसे दिखा रहा है कि अवक्षेप बनता है। दूसरा अपक्रिया से देखेंगे यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड अपक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ, तो यहाँ भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। BaSO4 एक अवक्षेप है, ये भी सफ़ेद अवक्षेप होता है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो आपको समझ में आया होगा सर अपक्रिया का तीसरा विशेषता, रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसी रासायनिक अपक्रिया होगा तो रंग में भी परिवर्तन होता है। कैसे सर, इसको समझ लेते हैं। CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जैसे इसमें Fe डालेंगे तो आपस में अपक्रिया करके FeSO4 प्लस में Cu बन जाएगा। अभी अभिक्रिया कैसे बन रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, ये धीरे धीरे आपको क्लास में अभिक्रिया कैसे बन रहा है वो बनाना आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए कि कैसे रंग में परिवर्तन हो रहा है। CuSO4 इसको हम नीला कशिश या नीला थोथा बोलते हैं। जैसे ही Fe के साथ अपक्रिया बन गया तो ये FeSO4 हो गया, ठीक है, जिसको फेरस सल्फेट कहते हैं, और ये हरा कशिश हो जाता है, यानी कि नीला से ही हरा बन गया। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है, आप इक्वेशन से देख लिए। इसी तरह से CuSO4 प्लस में Zn, जैसे Zn डालेंगे तो Zn अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए Cu को विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे। तो जैसे Cu विस्थापित हो गया तो ZnSO4 बन गया। ये जो होता है नीला, लेकिन ZnSO4 कोई रंग का नहीं होता, रंगहीन, मतलब रंग चेंज हो रहा है, पहले नीला था अब रंगहीन हो गया, पहले नीला था अब हरा हो गया। तो दो इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि सर रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप सच में रंग में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं कि 4 नंबर विशेषता, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन मतलब उसमें ऊष्मा निकलता है या फिर ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे देखिए CaO
चूना को बोलते हैं। आप घर में देखोगे दीपावली के दिन में चूना आता है, और जैसे चूना किसी बाल्टी या किसी में रखते हैं, ऊपर से उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुला सी आपको निकलता है, यानी कि उसमें से उष्मा निकलता है, खौलता हुआ निकलता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें चूना है पानी के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उष्मा को निकालता है। वही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन से हम समझते हैं। CO चूना हो गया, जैसे इसमें पानी डालेंगे तो COH बन जाएगा और साथ में आपको उष्मा निकालेगा। तो उष्मा निकलेगा मतलब ताप में परिवर्तन हो गया। पहले इसमें ताप था, पानी डाले और ताप बाहर निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, तो ताप में भी परिवर्तन होता है। इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा कि सर इसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप रासायनिक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो अवस्था बदल जाएगा। हो सकता है ठोस द्रव में बदल जाए, द्रव गैस में बदल जाए, मतलब अवस्था कोई फिक्स नहीं है कि किस में कौन बदलेगा, लेकिन अवस्था में परिवर्तन होता है। उसको भी इक्वेशन से समझ लेते हैं। इक्वेशन मतलब H2 + O2 आपस में अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके H2O बनाता है। H2 आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस है, गैस के फॉर्म में है। ठीक है, O2 भी गैस है तो गैस के फॉर्म में। जैसे अभिक्रिया किया तो H2O जल बन गया, जो कि लिक्विड हो गया। मतलब सर पहले गैस था, अभिक्रिया करके द्रव बन गया, तो अवस्था चेंज हो गया, गैस से द्रव बन गया। उसी तरह से इसको देख सकते हैं, द्रव में था COH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में था, दोनों आपस में अभिक्रिया करके ठोस बना दिया CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो में जितना आपको सारी चीज़ बताया वो चीज़ समझ में आया होगा, तो लाइक करके उसका जरूर बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए और जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।